गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो आज की जो हमारी वीडियो है डियर दैट इज़ बेस्ड ऑन DSSB KVS NVS के जो आपके एग्जाम्स है कंप्यूटर साइंस पे उन पे बेस्ड है। ऑब्वियसली एग्जाम्स आने वाले हैं तो मैंने आपके मॉक टेस्ट स्टार्ट करे हैं। तो ये वाला जो मॉक टेस्ट है इसके अंदर मोस्टली जो न्यूमेरिकल पोर्शन आता है जहाँ पे हमें मोस्टली कन्फ्यूजन होती है। थ्योरी के तो हम ऑब्वियसली अटेम्प्ट कर लेते हैं, जब बारी आती है न्यूमेरिकल वालों पे तो हम उसमें काफ़ी कन्फ्यूज रहते हैं। तो वही वाले मैंने डिस्कस करे क्वेश्चंस। इस वीडियो में आपको इन टोटल 30 क्वेश्चंस मिलेंगे एंड ऑब्वियसली स्टैंडर्ड के होंगे। तो आई होप यू आर गोइंग टू लाइक दिस वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है डियर वो ये बोलता है व्हाट इज द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ -28 जिसका बेस 10 है इन 16 बिट रिप्रेजेंटेशन। मैं क्या बोल रही हूँ कि मुझे क्या चाहिए, मुझे टूज कॉम्प्लीमेंट चाहिए किसका -28 का 16 बिट रिप्रेजेंटेशन है। अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि भाई आपका जो टूज कॉम्प्लीमेंट होता है क्या है। मैंने बोल तो दिया कि भाई मुझे -28 का टूज कॉम्प्लीमेंट चाहिए, इसका मीनिंग क्या हुआ। देखो टूज कॉम्प्लीमेंट क्या है। टूज कॉम्प्लीमेंट बेसिकली एक मेथड है जिससे आप किसी नेगेटिव नंबर को क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक रिप्रेजेंटेशन टेक्निक है जस्ट कि जैसे पॉजिटिव नंबर का हम बाइनरी फॉर्म लिख सकते हैं, तो भाई अगर नेगेटिव नंबर हो तो उसको कैसे लिखेंगे, तो उसको लिखने के लिए आपको उसका टूज कॉम्प्लीमेंट चाहिए होता है। यानी अब इसको हम दोबारा से सुनते हैं और बहुत आराम से। मैं क्या कह रही हूँ कि कोई भी नंबर है, अगर मैं उसका टूज कॉम्प्लीमेंट ले लूं तो मेरे पास क्या होगा, उस नंबर की नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन होगी। मैं आपको ये बोल रही हूँ। मैं क्या कह रही हूँ कि टूज कॉम्प्लीमेंट एक मेथड है जिससे आप किसी भी नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो बेसिकली मैं ये बोल रही हूँ कि अगर आपके पास कोई पॉजिटिव नंबर है और अगर मैंने उस पॉजिटिव नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट निकाला तो मेरे पास क्या आ जाएगा, उस नंबर की रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी। तो जैसे मुझे -28 निकालना है, तो अगर मैं टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल दूं 28 का तो मेरे पास -28 की रिप्रेजेंटेशन आ गई ना, जो मैं क्वेश्चन में चाह रही हूँ। तो बेसिकली आप इस क्वेश्चन में -28 पे वर्क नहीं करोगे, आप वर्क करोगे 28 पे। आप टूज कॉम्प्लीमेंट निकालोगे 28 का और उससे होगा क्या कि जो 28 का नेगेटिव है वो आपका रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो पहले तो ये चीज समझनी है कि हमने -28 पे वर्क नहीं करना, हमने वर्क किस पे करना है, 28 के ऊपर। क्योंकि टूज कॉम्प्लीमेंट का काम क्या है कि वो उस नंबर का नेगेटिव देता है या उसको रिप्रेजेंट करता है। तो वो नंबर तो पॉजिटिव होगा ना, तभी तो उसका नेगेटिव बताएगा। तो इसीलिए हम टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे किसका, हम निकालेंगे 28 का, और जो आपका आंसर आएगा वो -28 की रिप्रेजेंटेशन होगी। अब इसमें आप दो चीजें समझ लीजिए बेटे। सबसे पहले जो 28 है उसको आपको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि बाइनरी फॉर्म से ही हमें टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना आता है। और मैं जो मेथड यूज करती हूँ टूज कॉम्प्लीमेंट का वो क्या है कि पहले मैं उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालती हूँ और वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद मैं उसका +1 कर देती हूँ, जिससे मेरे पास क्या है, टूज कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। कर लेते हैं। -28 है ना, तो 28 का निकालना है इसका मतलब। तो सबसे पहले 28 का हम क्या करेंगे, बाइनरी निकालेंगे। बाइनरी मतलब 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 1 2, 2 4 8, 0 रिमाइंडर। 2 7 14, 0 रिमाइंडर। 2 3 6, 1 रिमाइंडर। 2 1 2, 1 रिमाइंडर। 2 0 0, तो 1 रिमाइंडर। आपको पता है बॉटम टू टॉप हम देखते हैं तो मेरे पास ये नंबर आ गया। ये बाइनरी फॉर्म है, ठीक है। अब इस उसने हमें बोला है कि 16 बिट रिप्रेजेंटेशन करनी है। अगर आपने क्वेश्चन ढंग से पढ़ा था तो भाई ये तो कितनी डिजिट है, ये तो 1 2 3 4 5 6 है। मैं पहले इनको 16 बनाऊं। 16 बनाने के लिए LHS में उतने 0 लगाती जाऊं। तो पहले हम इसको ठीक करते हैं जरा थोड़ा। 0 0 1 1 1, ये तो ओरिजिनल था। अब पीछे 6 लगाते, अब इतने 0 लगा लो कि ये 16 बन जाए। तो ये 6 थे, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बन गए। अब इसका जब मैं कॉम्प्लीमेंट, ये है आपका 28 का रिप्रेजेंटेशन बाइनरी में। अब इसका टूज कॉम्प्लीमेंट ले लो भाई। टूज के लिए पहले वंस ले ले। वंस का मतलब होता है इस नंबर का जस्ट आपने कॉम्प्लीमेंट करना है। तो 0 का 1 1 का 0 कर दो, तो ये 1 1, फिर ये 3 0, और अब यहाँ से स्टार्ट कर दो 1 बनाने। 1 2 3 4 5 6, ये आपके सारे 1 बन गए। इसके बाद अब ये वंस कॉम्प्लीमेंट आ गया। इसके अंदर आपको क्या ऐड करना है, एक और 1, जिससे ये क्या हो जाए, टूज कॉम्प्लीमेंट।
तो आपको पता है जब भी हम 1+1 करते हैं बाइनरी एडिशन में, तो एक आता है मेरे पास सम और एक आता है कैरी। सम होता है 0 यानी जो बॉटम पे आता है यहाँ पे आंसर में, और कैरी जो होता है वो ऊपर चला जाता है। तो जब मैंने इस 1 और 1 को ऐड किया तो सम 0 कैरी 1, फिर अगेन 1+1 हो गया तो सम 0 कैरी 1। अब जब आप 0 और 1 को ऐड करते हो तो 1 ही आता है, कैरी नहीं होता, तो 1+0 इज 1, तो यहाँ 1। उसके बाद यहाँ से लेकर अब नीचे तो कुछ है नहीं, तो ये सच नीचे ही आते जाएंगे, तो बस उनको कॉपी कर लो आप नीचे। 0 0 और फिर ये कितने 11 वंस थे ना, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ पे आपके पास 11 वंस आ रहे हैं ऐसे। 11 वंस है, फिर 00 100, ये आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, 11 वंस 00 100। तो बस अब अपना आंसर चेक कर लेते हैं कि हमारा ठीक निकला है या नहीं। तो अगर आप फर्स्ट ऑप्शन को चेक करोगे तो उसके अंदर आपके 11 वंस हैं और फिर 00 101, तो इसलिए आपका जो आंसर नंबर 1 है दैट इज करेक्ट। इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, आपको मैच द फॉलोइंग करने हैं। सबसे पहले बैच प्रोसेसिंग है, मल्टी प्रोग्रामिंग है, टाइम शेयरिंग है और रियल टाइम है। ये आपको पता है 4 टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। इन्होंने क्या किया है, 4 ऑपरेटिंग सिस्टम दिए हैं और राइट हैंड साइड पे उनकी करेक्टरिस्टिक्स दे रखी है। तो मैच करके देखते हैं। भाई देखो, सबसे पहले उसने दिया बैच प्रोसेसिंग सिस्टम। बैच प्रोसेसिंग में क्या होता था आपको पता है, सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसके अंदर आपकी जॉब्स जो होती थी उनको हम बैचेस की फॉर्म में क्लब कर लेते थे, इकट्ठा कर लिया करते थे और फिर सीपीयू को देते थे। और आपको पता है जो प्रीवियस ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे वो बहुत स्लो थे। क्यों? क्योंकि इनपुट आउटपुट में बहुत टाइम लगता था, वो बहुत स्लो थे, प्रोसेसिंग फिर भी फास्ट होती थी। तो जिस वजह से आपका सीपीयू यानी जो प्रोसेसर होता था वो आइडल रहता था, यानी फ्री रहा करता था। तो बस इसी वजह से तो जो बैच प्रोसेसिंग सिस्टम है उसमें सीपीयू का आइडल टाइम बहुत ज्यादा है, खाली रहता है सीपीयू। अगला आता है आपका मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कि बहुत सारी प्रोग्राम्स जो है वो आपके मल्टीपल प्रोग्राम्स जो है वो आपके चल रहे हैं। तो जो मल्टीपल प्रोग्राम्स चल रहे हैं उससे होता है क्या, हो सकता है एक प्रोग्राम इनपुट डिवाइस का यूज कर रहा हो, कोई नेटवर्किंग का यूज कर रहा हो, कोई आउटपुट डिवाइस का यूज कर रहा हो, कोई प्रोसेसर का यूज कर रहा हो, यानी कि कंप्यूटर के जितने भी रिसोर्सेज हैं उनकी यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से हो जाती है जब बहुत सारे प्रोग्राम आपके चलते हैं। फिर आता है कोई टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग में क्या होता है, हर एक जो जितने भी आपके टर्मिनल्स अटैच्ड होते हैं एक फिक्स टाइम क्वांटम हम रख लेते हैं, जैसे राउंड रॉबिन एल्गोरिदम में हम करते हैं शेड्यूलिंग में। तो टाइम शेयरिंग में क्या होता है कि हर एक जो टर्मिनल है उसको फेयर शेयर का टाइम मिल जाता है, थोड़ी देर का टाइम सबको मिल जाता है। तो जो आपका इससे क्या होता है, रिस्पॉन्स टाइम जो है कंप्यूटर का, कि मतलब हाँ जितने भी उससे कनेक्टेड है सबको सीपीयू मिल रहा है, वो बढ़ जाता है। तो टाइम शेयरिंग हमेशा रिस्पॉन्स टाइम को बढ़ा देता है कि सारे कंप्यूटर्स जो है सब रिस्पॉन्स कर रहे हैं। लास्ट है रियल टाइम। भाई रियल टाइम का तो जो बच गया वही होगा मीटिंग टाइम कंस्ट्रेंट। आपको पता है जैसे एरोप्लेन है, रेलवे स्टेशन है, जहाँ पे भी आपके कंप्यूटर यूज होते हैं उनको डेडलाइन को मैच करना पड़ता है, रियल टाइम पे वर्क करना पड़ता है। अगर वो कह रहे हैं अभी आ रही है फ्लाइट तो अभी ही आएगी, यानी टाइम कंस्ट्रेंट पे वर्क करता है वो। जितना टाइम दिया है उतने में काम होना जरूरी होता है, नहीं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो रियल टाइम वाला आपका ऐसे होता है, जिसका मतलब 1 का डी तो वो सेकंड और फोर्थ केस बने, 2 का सी, 2 का सी इसमें आ रहा है सेकंड, तो सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। हम चेक करते हैं, इसका 2 ही है। अगला आता है आपका डियर ग्रे कोड रिप्रेजेंटेशन ऑफ 27। एक नंबर है उसका आपको ग्रे कोड करना है। नंबर जो है वो आपका डेसिमल फॉर्म में आपको गिवन है। देखो ग्रे कोड रिप्रेजेंटेशन से होता क्या है, ग्रे कोड रिप्रेजेंटेशन बेसिकली करता है क्या है, एक ग्रे कोड जो है ना एक बाइनरी नंबर का मिरर दे देता है। मिरर का मतलब हुआ 0 का 1, 1 का 0, आपको पता है लेफ्ट का राइट हो जाता है, राइट का लेफ्ट हो जाता है। तो इसीलिए जब भी आप ग्रे कोड रिप्रेजेंटेशन करोगे किसी भी नंबर की, किसी बाइनरी नंबर की, तो आपका जो गेट यूज होगा दैट विल बी एक्स और वाला जो है आप ऑपरेशन यूज करेंगे। क्योंकि एक्सऑर भी क्या करता है, जब आपके इनपुट्स 1 0 होते हैं या 0 1 होते हैं, मतलब जब वो मैच नहीं करते, सेम नहीं होते, डिसिमिलर इनपुट्स के केस में वो आपको एक आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो इसी वजह से, और क्योंकि अगर हम मिरर इमेज की बात करें तो वो भी डिसिमिलर ही होती है, लेफ्ट राइट हो जाता है, राइट लेफ्ट हो जाता है, तो वो वाला हमारा जो काम है वो एक्सऑर कर देता है। तो नंबर आपको डेसिमल में दे रखा है, लेकिन मैं बात बाइनरी की कर रही हूँ। मैं आपको क्या बोल रही हूँ कि डेसिमल से डायरेक्टली ग्रे कोड में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें इस डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड वंस इट्स कन्वर्टेड इनटू बाइनरी, उसके बाद हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू ग्रे कोड फॉर्म, और ग्रे कोड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज योर एक्सऑर का सिंबल, हम एक्सऑर ऑपरेशन का यूज करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं, इतना सारा बोल लिया।
नंबर आपका 27 था, 27 को सबसे पहले किस में कन्वर्ट कर लो, बाइनरी में, जो सबसे पहला काम है। 2 से डिवाइड होगा, 2 1 2, 2 3 6, 1 बच गया, 2 6 12, 1 बच गया, 2 3 6, 0, 2 1 2, 1 एंड 2 0 0, तो 1। तो आपका जो बाइनरी फॉर्म आई वो क्या आई, 0 1 1 0 1 1। ठीक है, या भी आपकी, अगर आप चाहो तो आप इसको डिस्कार्ड कर सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड का 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर रखना चाहो तो रख भी सकते हो, मैं डिस्कार्ड कर रही हूँ फॉर नाउ। अब ये आपकी बाइनरी फॉर्म है, तो बाइनरी की बिट्स को हम नंबर दे देते हैं, पहली बार सीख रहे हैं तो दे देते हैं, ये B0, B1, B2, B3, B4। अब ये जो नंबर था इसको मैंने 5 बिट्स में चेंज कर दिया कि भाई बाइनरी नंबर में ये 5 बिट्स को कंसिस्ट कर रही है। ऐसे ही मुझे ग्रे कोड की बिट्स चाहिए होंगी, G0, G1, G2, G3, G4। तो सबसे पहली चीज जो आपको याद रखने वाली है वो ये है कि जो आपका MSB होता है, यानी जो आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है बाइनरी की, और ग्रे कोड में जो MSB होती है वो सेम होती है। यानी अगर अब मैं अपना नंबर लिख रही हूँ ग्रे कोड में, तो जो ये लास्ट वाली बिट है 1, और जो मेरा ग्रे कोड में आंसर आएगा मैं वो यहाँ लिखूंगी, वो लास्ट बिट रहेगी सेम। 1 थी ना, तो मैंने इसको 1 कर दिया। ठीक है, अब आते हैं, चलो भाई G4 तो मिल गया, ऐसे मुझे G3, G2, G1, G0 चाहिए। ठीक है, तो G4 तो मिल गया, चलते हैं G3 पे। तो G3 किसके बराबर होती है, थर्ड बिट चाहिए ना, तो एक तो बाइनरी की थर्ड बिट, उसका एक्सऑर किसके साथ करना है, जो उससे एक जो बिट बड़ी होगी, B3 से एक बड़ी B4 है, तो उन दोनों का जब आप एक्सऑर करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, G3 आ जाएगी। तो B4 और B3, ये 1 था ये भी 1 था, तो 1 एक्सऑर 1 क्या होता है, 0, तो यह बन गया 0। अब अगर मुझे चाहिए G2, तो ये 2 है, तो यानी एक तो बिट रहेगी B2, उसका एक्सऑर करना है इससे एक बड़ी बिट यानी B3, तो B3 और B2 यानी 1 एक्सऑर 0, तो वो 1 बनेगा, तो 1 आ गया। फिर आते हैं G1 पे, G1 में एक तो B1 और एक उसका एक्सऑर किसके साथ, B2, तो B2 आपका 0 था और B1 आपका क्या है, 1, तो 0 एक्सऑर 1 विल बी 1, तो G1 भी क्या हो गया, 1। एंड G0 की बात करें तो एक तो आपका B0 रहेगा, उसका एक्सऑर रहेगा विद B1, तो B1 आपका 1 था, उसका एक्सऑर हुआ 1 के साथ, तो दैट विल बी अगेन 0। तो आंसर क्या बना, 1 0 1 1 0, ये रहा। तो बस अब चेक कर लेते हैं, तो अगर आप 27 का ग्रे कोड रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो दैट इज गोइंग टू बी 1 0 1 1 0, और वो आपका सेकंड ऑप्शन है। आई होप आपको ग्रे कोडिंग समझ आ गई होगी। अगला क्वेश्चन है, डियर विच ऑफ द लॉजिक इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म फॉर द गिवन के मैप। देखो इस क्वेश्चन में बेस्ट पार्ट क्या है कि उसने आपसे अगर कैनोनिकल फॉर्म मांगी है तो उसने एक तो के मैप बना रखा है, तो जब के मैप बना होता है तो तब तो आपको कुछ भी नहीं करना होता, आपको बस उनकी जो भी आपके वंस होती हैं उनका आपको एक पैटर्न सा बनाना होता है, एंड वंस वो उसके बेसिस पे आप देख लेते हैं कि क्या आपका आंसर लॉजिक बन सकता है। अगर आप इस क्वेश्चन में देखो तो कोई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें कोई पैटर्न ही नहीं बनता, कोई आपस में किसी के साथ ज्वाइन ही नहीं होता, ये भी सिंगल ये भी सिंगल ये भी सिंगल, आप खुद देख लो, कोई मैचिंग कर ही नहीं सकते हम, क्योंकि ये सारे ब्लॉक्स बीच के खाली हैं, तो हम नहीं बना सकते ना, डोंट केयर है, और Z1 और 0 को हम आपस में रख नहीं सकते, डोंट केयर होता तो फिर भी सोच लेते, अब कुछ है ही नहीं, तो बेस्ट पार्ट था इस क्वेश्चन का ये। तो अब ये देखिए, अगर मैं इसके लॉजिक बनाऊं तो ये ए बार बी बार बनेगा, क्योंकि ए बी का मतलब तो 1 होता है, तो ये ए बार बी बार, और यहां से ले तो सी बार डी बार, तो ए बार बी बार सी बार डी बार तो सारे ऑप्शन में था। फिर मैं आई इस पे, ये 0 है तो यानी ए बार हो गया, ये 1 है तो मतलब बी, तो ए बार बी और यहाँ पे सी बार डी, तो ए बार बी सी बार डी, एक तो इसमें आ रहा है, ए बार बी सी बार डी इसमें आ रहा है, तो मतलब या तो 1 ऑप्शन है या थर्ड है। अब आए हम इस पे,
अब ये दोनों 1 है तो मतलब ए बी, यहाँ दोनों 0 है तो मतलब सी बार डी बार, तो ए बी सी बार डी बार इसमें है, इसमें नहीं है तो ये क्रॉस, मतलब आंसर तो सी ही थर्ड ही है, पर आगे के ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं। इसको देखें तो ये भी दोनों 1 है, ये भी दोनों 1 है, तो यानी ए बी सी डी, और ये था ए बी बार सी बार डी, ए बी बार सी बार डी, तो आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है वो वैलिड रहेगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, इसके बाद आता है आपका 5th क्वेश्चन, हाउ मेनी रोज आर देयर इन अ ट्रूथ टेबल हैविंग n वेरिएबल्स। मान लो आपके पास n वेरिएबल्स है तो कितनी रोज रहेंगी। ये क्वेश्चन आपका सिंपल जो है कॉम्बिनेशंस पे बेस्ड है, अभी 3-4 क्वेश्चन डायरेक्टली कॉम्बिनेशन के आएंगे और वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम कंसिडर ही नहीं करते, तो देखते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है। उसने बोला कि एक ट्रूथ टेबल बना, आपके पास अगर n वेरिएबल है तो कितनी रोज होंगी उसकी ट्रूथ टेबल में, मैं ये पूछा। तो भाई स्टार्ट करते हैं। मान लो मेरे पास 2 वेरिएबल है ए बी, तो मैं कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बना सकती हूँ, 0 0 0 1 1 0 1 1, यानी जब मेरे पास 2 वेरिएबल थे तो मेरे कितने कॉम्बिनेशन बन गए, 4। अब मान लो मेरे जो वेरिएबल हैं वो चेंज कर जाते हैं 3 में ए बी सी, यानी मैंने n की वैल्यू 3 रख दी। तो आपको पता ही है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में इतना तो हम पढ़ ही चुके हैं, पॉसिबल कॉम्बिनेशन 0 1 2 3 4 5 6 और 7, और ये 0 से 7 है तो मतलब टोटल कॉम्बिनेशंस कितने हुए, 8 हो गए, ये हम सबको पता ही है। तो मतलब जब 3 वेरिएबल्स हुए तो कितने केसेस बन गए, 2 की पावर 3 दैट इज 8। ऐसे ही अगर मैं कॉम्बिनेशंस 4 कर देती तो 4 में भी आपको पता है कि ये जाता है कहाँ तक है, 16 तक जाता है, जिसमें 1 1 1 होता है लास्ट में। तो पॉसिबल केसेस जब 4 होता है n की वैल्यू तो 2 की पावर 4 हो जाते हैं ना, यानी 16। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है 2 की पावर n। ठीक है, जब आपके पास n वेरिएबल्स होंगे तो कितनी रोज हो सकती है, कितनी रोज का मतलब कितने कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो, तो वो कितने कॉम्बिनेशन हो गए, 2 की पावर n। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन n सिलेक्ट इनपुट्स एंड m इनपुट लाइंस इन अ मल्टीप्लेक्सर। वो बोलता है कि एक मल्टीप्लेक्सर है। सबसे पहले मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, देखो मल्टीप्लेक्सर एक ऐसा डिवाइस है जो ये बोलता है कि भाई मेरे पास बहुत सारे इनपुट है, बहुत सारी जगहों से इनपुट आ रहे हैं, पर एक टाइम पे मैं कोई एक इनपुट लाइन को एक्टिव कर दूंगा और वहां से तुम्हें आउटपुट मिल जाएगा। एग्जाम्पल घर में देख लेते हैं, सबके पास 3 फेज वाला मीटर तो हो गई। 3 फेज मीटर में क्या होता है, एक रोटरी स्विच होता है। जब स्विच को फेज 1 वाले पे लगाते हैं तो जिस एरिया से आपने कनेक्शन लिया होता है फेज 1 का, वहां से लाइट आ जाती है। मान लो वहां पे लाइट नहीं आ रही, आप उस रोटरी स्विच को चेंज कर दोगे, फेज 2 पे ले आओगे। फेज 2 पे लाते ही जो दूसरा एरिया था वहां से लाइट आनी स्टार्ट हो जाएगी, मान लो वहां भी चली गई, तो आपने थर्ड फेज से उसको कनेक्ट कर लिया। एंड जब थर्ड फेज से किया तो फिर क्या होगा, आप वहां से लाइट को, वहां से लाइट आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो मतलब क्या हुआ कि बस एक स्विच हिला और जो इनपुट था वो बदलता गया, यही हुआ ना। मतलब हमने रोटरी स्विच को सिलेक्शन मीडियम की तरह ले लिया, वो सिलेक्ट करता गया, इनपुट तो तीनों से आ सकता था, लेकिन उस रोटरी स्विच ने ये सिलेक्ट कर दिया कि भाई कहाँ से इनपुट आएगा, और जहां से इनपुट आ रहा था फिर वहां से आपको लाइट मिल रही थी आउटपुट की फॉर्म में। तो यही मल्टीप्लेक्सर का काम है कि इनपुट बहुत जगह से आ रहा है, यानी बहुत सारी इनपुट लाइन्स है, लेकिन एक मीडियम है जो सिलेक्ट करता है। जैसे यहाँ रोटरी स्विच कर रहा था, वैसे आपके पास सिलेक्ट लाइन्स होती हैं जो सिलेक्ट कर लेती हैं कि भाई कहाँ से इनपुट आएगा और कौन सी वाली लाइन एक्टिव होगी, और उसके बेसिस पे आपको आउटपुट मिल जाता है। इस क्वेश्चन में वो ये बोलता है कि मान लो आपके पास n इनपुट लाइन, n सिलेक्ट लाइन्स है एंड m इनपुट लाइन्स है, n नंबर ऑफ ये है और m वो है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या रहा। तो रिलेशन सिंपल सा है, मान लो अगर आपके पास 2 इनपुट लाइन्स है, ठीक है, S0 और S1, तो ये कितने इनपुट वेरिएबल्स पे काम कर सकती है। अभी पिछले क्वेश्चन में भी यही किया था, 0 0 0 1 1 0 1 1, कितने केसेस बन रहे हैं, 4। जितने केसेस है यानी तुम उतनी क्या है इनपुट लाइन लगा सकते हो। मतलब जब 0 0 होगा तो पहले इनपुट लाइन चल पड़े, जब 0 1 होगा तो दूसरी, जब 1 0 होगा तो तीसरी, और जब 1 1 होगा तो चौथी वाला इनपुट लाइन जो है वो एक्टिव हो और वहां से जो है आपका आउटपुट मिलना स्टार्ट हो जाए। तो यहीं से आप समझ सकते हो कि इनके बीच में रिलेशन क्या है, कि 2 रेज़ टू द पावर n, मतलब 2 रेज़ टू द पावर select lines will be equal to number of input lines। तो आपका जो 4th आंसर है वो वैलिड होगा। जितनी सिलेक्ट लाइन होंगी उसके जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे
वो किसके बराबर होंगे, आपकी इनपुट लाइंस के। वो क्यों बराबर होंगे, क्योंकि उन्हीं ने तो बता भाई, उन्हीं कॉम्बिनेशंस की हेल्प से तो हम बता पाएंगे कि कौन से वाले इनपुट लाइन को हमने सिलेक्ट किया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला केस भी क्लियर हुआ होगा। ये सारे आपके कॉम्बिनेशन पे ही क्वेश्चन चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन आता है डियर आपका, when n bits are used to represent an operation code, how many different operations a computer can perform? फिर से वही बात है, उसने बोला कि मान लो कोई ऑपरेशन कोड है। ऑपरेशन कोड कैसा हो सकता है, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का। वो कोड ये बताएगा कि क्या करना है। उस कोड को आपने बिट्स, इतने बिट्स से रिप्रेजेंट कर दिया, तो कितने ऑपरेशंस हो सकते हैं। पीछे वाला ही कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर n बिट्स का आप यूज कर रहे हो तो कितने ऑपरेशंस हो सकते हैं, 2 n। अगर ये नहीं समझ में आता तो सिंपल से एग्जांपल काओ का ले लेते हैं। आपको ध्यान हो तो हम वहां पे ये बोलते हैं कि जो हमारी एड्रेस, अगर मान लो हमारा जो, मान लो एक मेमोरी है, उसका हर एक जो एड्रेस है वो n बिट से आपका रिप्रेजेंट हो सकता है। अगर एड्रेस n बिट से होता है तो कितनी टोटल नंबर ऑफ लोकेशंस हो जाती हैं, 2n हो जाती है ना। जितनी बिट्स होती हैं, जब उसका 2n कर दो तो उतनी लोकेशंस। तो उसी ढंग से जब एक ऑपरेशन को आप n बिट से रिप्रेजेंट करते हो तो कितने ऑपरेशन हो गए, 2n। जैसे एक एड्रेस को अगर n बिट से रिप्रेजेंट करते हो तो टोटल में कितने एड्रेस हो गए, 2n, कितनी लोकेशन होगी। तो उसी ढंग से अगर आपके n, एक ऑपरेशन को n बिट से रिप्रेजेंट करते हो तो कितने ऑपरेशन हो जाएंगे, 2n। ठीक है, उसके बाद ये था आपके मेमोरी यूनिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था, रिप्रेजेंट करना था। इसमें हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे भाई। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटा, तो सिंपली समझ लीजिए इस चीज को कि मेगाबाइट इनमें सबसे छोटा था, उसके बाद गीगा आ रहा था, फिर पेटा आता है, फिर एक्सा आता है, जेटा आता है, योटा आता है। इसको लर्न कर लेना, ये बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है, एक आता ही आता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है बिकॉज इसमें कैलकुलेशन नहीं है, बट लगता है कि हमें कैलकुलेशन करनी है। क्वेश्चन ये बोलता है व्हाट इज माइन्यूएंट वैल्यू इन द फॉलोइंग। अब फॉलोइंग में क्या है, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। तो पहले तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। वो बोल रहा है सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, तो जो फ्रॉम वाली वैल्यू होती है वो ऊपर आती है, तो इसका मतलब ये चीज ऊपर आ गई और ये वाली जो था वो नीचे आ गया। अब और इनको हम अगर माइनस करें तो वो बोलते हैं इसमें माइन्यूएंट वैल्यू कौन सी होगी। तो पहले तो ये देखते हैं माइन्यूएंट होता क्या है। अगर आप डिफरेंस कर रहे हो तो जो ऊपर वाली है वैल्यू को हम माइन्यूएंड बोलते हैं, जो नीचे वाला होता है उसको सब्ट्राहेंड बोलते हैं। जैसे डिवीजन में होता है ना, डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट, रिमाइंडर, तो वैसे ही इसमें ऊपर वाले को माइन्यूएंड बोलते हैं, दूसरे को सब्ट्राहेंड बोलते हैं, और जो माइनस करके आता है उसको हम डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में उसने पूछा था माइन्यूएंड क्या है, तो आपको माइनस करने की नीड ही नहीं थी। माइन्यूएंड ये वाली वैल्यू थी, ये वाली, तो ये वाली वैल्यू आपकी सी में थी। ठीक है, तो आपका आंसर जो है वो कौन सा है, 3 है। अगला क्वेश्चन आता है डियर द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 25.625। अब ये देखो कि ये जो आप, पहले तो आपको हमेशा देखना होगा कि बाइनरी में कन्वर्ट करना है, पर इसका बेस क्या है, डेसिमल। यानी आप कर क्या रहे हो, डेसिमल टू बाइनरी कर रहे हो। ठीक है, तो अब आप इसमें दो चीजें देख लो। ये जो नंबर है आपका डेसिमल वाला है, ये सिंपल नंबर नहीं है। अगर सिंपल नंबर होता तो डेसिमल टू बाइनरी में डिवीजन मेथड यूज होता है, वो बहुत हमको पता है, और बाइनरी टू डेसिमल में मल्टीप्लिकेशन वाला करते हैं। लेकिन जब आपका यहाँ पे डेसिमल वाला पार्ट होता है तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। जो आपका सिंपल वाला मेथड होता है, जो डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, यानी 25, उसमें तो आप सिंपल डिवीजन मेथड ही यूज करोगे, लेकिन जो डेसिमल के बाद वाला होगा उसमें आप मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड यूज करेंगे। तो अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। 25.625 करना हमको बाइनरी में करना होता है। 25 लिया तो 2 1 the 2, 2 2 the 4 1, 2 6 the 12 0, 2 3 the 6 0, 2 1 the 2 1, 2 0 the 0 1। तो मतलब अगर हम इसको ले ले तो 25 लेफ्ट हैंड साइड पे था, तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो बन गया 0 1 1 0 0 1। इस वैल्यू को डिस्कार्ड करना जाओ, कई बार वो रखते हैं, कई बार वो नहीं रखते, तो वो हम आंसर में देख लेंगे, नहीं है। उसके बाद यहाँ पे 0.625 था ना, तो मैंने यहाँ पॉइंट लगा दिया है कि 625 को जब हम सॉल्व करेंगे जो भी आंसर आता जाएगा वो हम आगे लिखते जाएंगे। तो अब मैंने ये बोला था ये तो सिंपल डिवीजन होगा, और 0.625 के लिए बोला था मल्टीप्लीकेशन होगा। तो 0.625
6 to 5 मल्टीप्लाई 2 से ही करना है क्योंकि बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई 5 to the 10, 2 to the 4 5, 6 to the 12, ये आ गया 1.250। तो डेसिमल से जो पहला नंबर है उसको हटा दो और आंसर में लिख दो, और जो आपका राइट हैंड साइड पे अब डेसिमल के साथ बचता है, हम इस जीरो को भी डिस्कार्ड कर सकते हैं, जीरोस डोंट मैटर, ठीक है। तो उसको हम फिर से 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, 5 to the 10, 2 to the 4 5। तो अब यहाँ पे जीरो बचा डेसिमल से पहले, तो जीरो आ गया, और यहाँ क्या बचा 0.5। अब फिर से 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 to the 10, क्या आया, तो 1 को हमने यहाँ रख लिया। अब क्या बचा जीरो, अब जीरो पे तो कुछ काम हो ही नहीं सकता, तो ये मेरा आंसर हो गया 111,001.101। ये आपकी बाइनरी नोटेशन है। तो इसको चेक करके देखते हैं। तो जो आपका सेकंड आंसर है 111,001.101, वो आपका आंसर है, ठीक है। अच्छा, जब मल्टीप्लिकेशन वाली स्टॉपिंग होती है तो वो दो केस में हो सकती है। एक केस के अंदर क्या होगा, या तो आपका नंबर जो है वो जीरो हो जाए, जैसे लास्ट में जीरो आ गया था तो हमने कैलकुलेशन बंद कर दी थी, नहीं तो अगर नंबर रिपीट होना स्टार्ट हो जाए, जो नंबर आ रहा है आप उसको पहले ही ऊपर मल्टीप्लाई कर चुके हो, तो अब वहां पे क्या है, बंद कर सकते हो अपनी मल्टीप्लिकेशन। दोनों केसेस होते हैं, या तो रिपीटिशन का केस या फिर जीरो आ जाए, हर बार जीरो नहीं आता, तो ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ कंडीशन फॉर रिसोर्स डेडलॉक। देखो डेडलॉक कब होगा, डेडलॉक तब होगा जब बहुत सारे जो प्रोसेसेस आपस में वर्क कर रहे हैं, उनको एक ऐसे रिसोर्स की नीड है जो किसी और के पास है, और वो उस रिसोर्स को जो है वो लीव नहीं कर रहा है, वो बोल रहा है कि मुझे कोई और रिसोर्स दे चाहिए जो किसी और के पास है, और ऐसे करते करते क्या है, सारे रिसोर्सेज जो है वो बाइंड हो गए हैं, कोई रिसोर्स छोड़ने को भी तैयार नहीं है, वो छोड़ेगा नहीं, शेयरेबल नहीं है, और उसको होल्ड कर लिया उन्होंने, लीव नहीं कर रहे, वेट कर रहे हैं कि कोई और मुझे रिसोर्स देगा तो मैं आगे करूंगी। तो जब ऐसा कुछ होता है तो उसको आप क्या बोलते हो, डेडलॉक, ठीक है। तो कौन सी कंडीशन डेडलॉक की नहीं है, बट सर्कुलर वेट्स का मतलब क्या है, मान लो ये एबीसी है, ए को रिसोर्स चाहिए जो बी के पास है, बी को चाहिए जो सी के पास है, सी को चाहिए जो ए के पास है, तो ऐसा केस हो जाता है सर्कुलर वेट, तो इसमें तो डेडलॉक होगा। नॉन शेयरेबल, हाँ अगर ऐसा केस है और शेयर नहीं कर रहे हैं वो रिसोर्सेज, तो भी डेडलॉक होगा। होल्ड एंड वेट, सबने अपने रिसोर्सेज पकड़ लिए और रुके पड़े हैं, कोई भी अपना रिसोर्स लीव नहीं कर रहा है, तो अगेन उस केस में भी डेडलॉक होगा। प्रीम्पशन के केस में डेडलॉक नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि प्रीम्पशन बोलती है कि मैं छोड़ दूंगी रिसोर्स, कोई बात नहीं, दूसरे को दे दो। जब ऐसा होता है तो फिर ऑब्वियसली अगर आप दूसरे को दे रहे हो तो डेडलॉक तो हट गया ना। तो मैंने तो पूछा है कि हाँ कौन सी कंडीशन फुलफिल नहीं करता डेडलॉक की, तो वो है प्रीम्पशन। अगर यहाँ पे नॉन प्रीम्पशन लिखा होता तो उस केस में वो डेडलॉक की कंडीशन बन जाती। अगला केस है डियर आपका, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस प्लस दिस। भाई ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। ये क्वेश्चन क्या बोलता है, एक नंबर है जिसका बेस 8 है, दूसरा नंबर है जिसका बेस 4 है, आपको दोनों को ऐड करना है और आंसर जो है वो आपका एक तीसरे बेस 16 में आना चाहिए। जब भी आपको दूसरे बेसिस में हो डेटा और उसको करना हो कैलकुलेट, तो समझिए इस चीज को, 4 बेस में आपको एडिशन नहीं आती, 8 बेस में भी एडिशन आती है, चलो मानते हैं, पर वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो इसका जो सबसे इजीएस्ट मेथड रहता है, इस डेटा को और इस डेटा को अब डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि डेसिमल तो वही है जो नॉर्मल नंबर सिस्टम हम यूज करते हैं। दोनों को डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद जो आंसर आएगा उसको फिर हेक्साडेसिमल में कर लेना, वो भी आपको आता है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल करना, तो वो इजी बढ़ जाता है एज कंपेयर टू योर दिस। बाकी बेसिस में कॉम्प्लेक्स वे से करना, इसमें मिस्टेक नहीं होगी जो मैं आपको कह रही हूँ, सबसे इजी रहेगा। नहीं तो करने को आप ऑक्टल में कर सकते थे, क्योंकि ऑक्टल अरिथमेटिक हमको आता होता है और उसमें मिस्टेक के चांस रहते हैं। तो मैंने जो मेरा क्वेश्चन है सबसे पहला था 3564 जो है 8 में, फिर था 323232 जो था 4 में। मैंने कहा था दोनों को ऐड करो और आंसर दे दो मुझे 16 के बेस। तो मैं कह रही हूँ कि सबसे पहले इसको किस में कन्वर्ट करेंगे आप, डेसिमल में। तो डेसिमल में कन्वर्ट करना तो इजी होता है, मल्टीप्लीकेशन करना है जो ये वाला बेस है उससे। तो अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो 8 की पावर 0 इंटू 4 प्लस 8 की पावर 1 इंटू 6 प्लस 8 की पावर 2 इंटू 5
प्लस 8 की पावर 3 इंटू 3। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 1908। कैलकुलेशन है सिंपल, इसलिए मैं कैलकुलेट नहीं कर रही हूँ, बट ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन, इसमें चेंजेस नहीं आएंगे। फिर जब आप इस नंबर को कैलकुलेट करोगे डेसिमल में, तो ये बनेगा 4 की पावर 0 इंटू 2 प्लस 4 की पावर 1 इंटू 3 प्लस 4 की पावर 2 इंटू 2 प्लस 4 की पावर 3 इंटू 3 प्लस 4 की पावर 4 इंटू 2 प्लस 4 की पावर 5 इंटू 3। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यू आर गोइंग टू गेट 3822 10। अब दोनों जो है वो 10 की बेसिस में है। अब जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आप, क्योंकि आपका क्वेश्चन तो यही है इन दोनों को ऐड करना, ऐड कर देते हैं। जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी 5730, और ये आएगा आपका डेसिमल में 5730। लेकिन मैंने तो हेक्साडेसिमल में पूछा है, तो बस उसके बाद आपको क्या करना है, इस 5730 को डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। और जब ये करना है तो फिर आप कौन सा मेथड अप्लाई करोगे, डिवीजन का। तो वो मैं कर देती हूँ। हेक्साडेसिमल में ध्यान रखना कि उसके बाद आपके ABCD भी स्टार्ट हो जाते हैं 10 से, तो वो चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है, पर इस केस में वो आंसर आएगा ही नहीं। तो 16 पे जब आप 358 करोगे 2 रिमाइंडर बचेगा, 22 पे 6 रिमाइंडर बचेगा, 1 पे 6 रिमाइंडर एंड अगेन 0 पे 1 रिमाइंडर। तो जब आप इसका आंसर निकालोगे ऐसे करके तो वो बनेगा 1662। तो ये आपका आंसर रहेगा। प्रैक्टिस होगी तो बहुत जल्दी हो जाएगा, इतना बड़ा था नहीं, बट जो ये क्वेश्चन वैसे है ये थोड़ा सा ट्रिकी है। तो इसका जो सबसे बेस्ट मेथड की गलती ना हो वो ये है कि सारे बेसिस को पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, सारी कैलकुलेशन कर लो, और फिर डेसिमल से किसी भी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, उसको डिवाइड करना है, जिस बेस में करना है उससे डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये इसका आंसर रहेगा 1662। अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हाउ मेनी 16K इंटू 1 बिट रैम चिप्स आर नीडेड। कितने 16K क्रॉस 1 बिट रैम बिट्स नीडेड to provide a memory capacity of 128K क्रॉस 1 बाइट। अब इसको भी समझ के देखो, वो हाउ मेनी पूछ रहा है, कितने रैम के चिप्स चाहिए होंगे, यानी एक रैम का चिप आपको इतना दे रहा है। अब इतना क्या दे रहा है, इसका मतलब है कि उस रैम के चिप में 1 बिट का डेटा आएगा और कितनी लोकेशंस होंगी, 16K लोकेशंस होंगी। और ऐसी कितनी चिप्स चाहिए कि जो मेरे पास टोटल मेमोरी आ जाए, उसमें एक जो लोकेशन है उसके अंदर 1 बाइट डेटा जाए और लोकेशंस कितनी हो 128K। तो उसने पूछा ना कितने ऐसे चिप्स चाहिए, कि ये एक चिप की कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें जो राइट हैंड साइड वाली वैल्यू होती है वो डेटा बताती है कि डेटा कितने बिट या बाइट का डाल सकता है, और जो फर्स्ट ये जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड होती है ये बताती है कि कितनी एड्रेस होंगी, इसमें कितनी लोकेशंस हो सकती हैं। ठीक है, तो 16K लोकेशंस है, हर लोकेशन के अंदर 1 बिट का डेटा जाएगा, ये एक चिप की कॉन्फ़िगरेशन है। और जब मेरे को कितनी ऐसी चाहिए कि कॉन्फ़िगरेशन बन क्या जाए, कि 1 बाइट डेटा जाए और नंबर ऑफ लोकेशंस कितनी हो 128K। तो ऑब्वियसली दिस डिवाइडेड बाय दिस से आपको नंबर मिल जाएगा, ये तो सिंपल मैथ है। तो बस कर लेते हैं। तो 128K multiply 1 byte divided by 16K multiply by 1 bit। तो अब देखो जो ये K है ना डियर, K की वैल्यू क्या होती है 1024। ठीक है, तो 128 इंटू 1024, 1 बाइट का मतलब कितने बिट्स, 8 बिट्स। मैं साथ में यूनिट्स लिखती हूँ ताकि गलती ना हो। 16 इंटू के का मतलब 1024 और 1 बिट, तो बिट से बिट कट गई, 1024 से 1024 कट गया, 8 1 द 8, 8 2 द 16, 2 1 द 2, 2 6 द 12, 2 4 द 8, कुछ नहीं बचा। आंसर क्या बचा 64। इसका मतलब कितनी ऐसी रैम चाहिए आपको 64। वही आंसर है, वो मैंने पहले ही देख लिया था, तो हाँ जी आपका 64 ही क्या है आंसर है।
अब अगला आता है आपका मैच द फॉलोइंग। डिस्क शेड्यूलिंग, सीपीयू शेड्यूलिंग, पेज रिप्लेसमेंट और डेडलॉक है। यहाँ पे आपको क्या है, राइट हैंड साइड पे एल्गोरिथम्स के नेम दे रखे हैं। ये आपकी शेड्यूलिंग वो है, हर टाइप की शेड्यूलिंग जो पॉसिबल है और उन शेड्यूलिंग के लिए जो आप एल्गोरिथम का यूज करते हो तो वो बताना है। तो डिस्क शेड्यूलिंग में आपकी कौन सी होती है अभी? डिस्क शेड्यूलिंग में सीक यूज होता है, तो शॉर्टेस्ट सीक टाइम यूज होगी आपकी। ठीक है, उसके बाद सीपीयू शेड्यूलिंग में आपकी यूज होगी ये शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, क्योंकि जॉब्स होंगी ना सीपीयू में। पेज रिप्लेसमेंट में होगी आपकी लीस्ट रिसेंटली यूज, जो सबसे कम पेज आपका यूज हुआ है। और डेडलॉक में आपकी होगी बैंकर्स एल्गोरिदम, जो डेडलॉक अवॉइड करती है आपकी। तो आपका जो आंसर रहेगा दैट विल बी 1। डिस्क शेड्यूलिंग के लिए लीस्ट नहीं सॉरी, डिस्क शेड्यूलिंग के लिए था आपका शॉर्टेस्ट सीक। ये वर्ड्स देखिए, इन वर्ड से बहुत हेल्प मिलती है। सीपीयू शेड्यूलिंग जॉब्स यूज करते हो ना, तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। पेज रिप्लेस में जो सा पेज सबसे कम यूज हुआ है, और डेडलॉक में बैंकर्स एल्गोरिथम, तो वो आपका फर्स्ट वाला है। उसके बाद आता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस। तो हमें प्रोडक्ट किसका निकालना है, 1 0 1 1 0 एंड 1 0 0 1 1 का। बाइनरी में है दोनों तो इजी होगा, तो चलो निकालते हैं। क्या क्वेश्चन आपका डियर, 1 0 1 1 0 को मल्टीप्लाई करना है आपको 1 1 0 0 1 1। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में सिंपल है, एडिशन का यूज होगा और मल्टीप्लिकेशन का। जो आपकी ट्रूथ टेबल है एडिशन की, वो क्या बोलती है, 0 + 0 इज 0, 0 + 1 इज 1, 1 + 0 इज 1 एंड 1 + 1 में मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि कैरी आ जाता है 1 और सम 0 रहता है। अगर मल्टीप्लाई करते हैं 0 × 0 इज 0, 1 × 0 इज 0, 0 × 1 इज 1, 0 × 1 इज 0 एंड 1 × 1 इज 1। सिर्फ 1 × 1 के केस में 1 होता है, बाकी सारे 0 होते हैं। बढ़िया है। 0 × 1 0, 1 × 1 1, 1 × 1 1, 0 × 1 0 एंड 1 × 1 1। फिर जैसे मैथ्स में करते थे, क्रॉस लगाते थे तो लगा दिया। फिर 0 × 1 0, 1 × 1 1, then 1 × 1 1, 1 × 0 0, 1 × 1 1। फिर दो क्रॉस लगाते थे, तो अब देखो ये 0 है तो सबके साथ ही 0 होगा, तो कितने 0 आ गए, 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5। फिर 3 क्रॉस लगाते थे हम, अब क्योंकि ये भी 0 है तो 5 ही 0, 1 2 3 4 5। और उसके बाद आपके 1 2 3 4 क्रॉस लगी, अब क्योंकि 1 है तो 0, 1 × 1 1, 1 × 1 1, then 1 × 0 0 and 1 × 1 1। अब इन सबका एडिशन करना है, ये सारा 0 बनेगा, 1 प्लस सारा 0 इज 1। अब 1 + 1, 1 + 1 करते ही सम 0 कैरी 1, कैरी को मैंने उसी टाइम ऊपर भेज दिया। अब यहाँ पे 0 बना सम, अब वो बाकी सबसे ऐड होगा, लेकिन 0 + एवरीथिंग इज 0, तो दैट विल बी 0। अब ये देखो 1 + 0 इज 1, अब 1 + 1 इज 0, सम 0 और कैरी 1, कैरी को मैंने आगे भेज दिया। अब ये 0 बाकी सब 0 से ऐड होगा तो 0 ही बन जाएगा। अच्छा अब इधर आते हैं तो 1 + 1, सम इज 0, कैरी इज 1। अब इस 0 को बाकी सब 0 से ऐड करोगे तो 0 ही रहेगा। अब यहाँ पे 1 + 1 इज 0 एंड कैरी ऊपर चला गया। अब 0 + 0 0, 0 + 0 0, 0 + 1 इज 1, तो यहाँ 1 आ गया। अब 1 + 0 1, 1 + 0 1, 1 + 1 सम 0 कैरी 1। अब 1 + 0 इज 1 एंड 1 + 0 इज 1, और यहाँ पे 1 था, कुछ नहीं था तो 1। तो आपका जो आंसर बनता है दैट इज 1 1 0 1, फिर 0 0 1 0। इसको चेक करते हैं कि आंसर ठीक है या नहीं है। तो फोर्थ आंसर जो है क्या वो हमारे वाले से मैच करते हैं, इट्स 1 1 0 1
फिर 00010, यस इट मैचेस। तो आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट है, ठीक है। सिंपल था मल्टीप्लिकेशन। तो अगला क्वेश्चन आता है, डियर ये कोड लिखा हुआ है, आपको इसका आउटपुट बताना है। बहुत सिंपल है एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि इसके अंदर आपके जो ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं वो कौन से वाले हैं, प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स। प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स अच्छे ऑपरेटर्स हैं, तो हम वो देख सकते हैं। प्री इंक्रीमेंट के अंदर आपका क्या होता है डियर, जो आपका प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर है वो होता है प्लस प्लस एक्स, मतलब पहले वो एक्स की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा, उसके बाद हम कोई ऑपरेशन उस पर अप्लाई करेंगे। जो आपका पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है उसके अंदर क्या होता है, एक्स प्लस प्लस, उसके अंदर क्या होता है, पहले हम ऑपरेशन अप्लाई कर लेंगे एक्स के ऊपर और उसके बाद एक्स की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी मेमोरी सेल के अंदर, लेकिन जब हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया होगा तब वो उसकी प्रीवियस वैल्यू पे करेगा, अपडेटेड वैल्यू पे नहीं। और इंक्रीमेंट कितने का होता है, 1 का इंक्रीमेंट होता है। तो बस इसी कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। तो बहुत ईजी था ये क्वेश्चन, इसके लिए मैं न्यू शीट नहीं ले रही हूँ। इनिशियली एक्स की वैल्यू 33 बोली उसने और 2 बोली y और z। उसने बोला कि भाई z क्या है, x के बाद 3 प्लस है, तो ये एक्चुअली 3 प्लस नहीं है, ये x प्लस प्लस तो है पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, फिर बीच में आपका प्लस अर्थमेटिक ऑपरेटर है एंड फिर है आपका 70। तो z के अंदर बेसिकली वैल्यू क्या गई, x प्लस प्लस, क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है तो x को अभी अपडेट नहीं किया इसने, इसने उसकी प्रीवियस वैल्यू उठा के ऐड कर दिया, तो ये बन गया आपका 10 3 4 5 50। तो z के अंदर अभी क्या आ गया 50। जैसे ही ये कैलकुलेशन हुई उसी टाइम x में एक अपडेशन हो गई, क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट तो था 1 की और x बन गया 34। अब ये नहीं रहा मेमोरी के अंदर, x की वैल्यू 34 होगी, z की वैल्यू मिल गई। अब y के ऊपर आए, y के ऊपर आते ही मैंने बोला प्लस प्लस z, मतलब प्री इंक्रीमेंट करो z को, मतलब उसी टाइम z को इंक्रीमेंट करो। तो अब z 50 था तो z उसी टाइम 51 हो गया, तो यानी अब जो z की वैल्यू 50 थी वो किस में कन्वर्ट होगी, 51 में। फिर मैंने लिखा माइनस प्लस प्लस एक्स, तो अब मैंने बोला पहले x को इंक्रीमेंट करो फिर उसको माइनस करो, तो अभी x 34 था, उसी टाइम इंक्रीमेंट किया 35। अब इसको माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 16। तो अब अगर वो आपसे एक्स वाई जेड की वैल्यूज मांगे तो एक्स फाइनली क्या है 35, वाई माइनस करके 16 आया है एंड जेड क्या था फाइनली 71। तो आपका फोर्थ ऑप्शन जो है वो क्या है, करेक्ट। अब आपका आता है व्हाट इज द 6 कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1543, जिसका बेस है 7। अब इस क्वेश्चन को अगर हम ढंग से देखें तो वी आर गोइंग टू फाइंड कि एक नंबर है जिसका बेस है 7 और मैं जो उसका कॉम्प्लीमेंट चाह रही हूँ वो कॉम्प्लीमेंट में क्या चाह रही हूँ कि जो बेस है बेस -1 चाह रही हूँ, मैं उस नंबर का कॉम्प्लीमेंट चाह रही हूँ। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक नंबर है जो किसी बेस पे है, मान लो बेस 7 जैसे कुछ भी है, और उसका जो मैं कॉम्प्लीमेंट निकालना चाह रही हूँ वो बेस -1 है, तो उस केस में आप क्या करते हो, बहुत सिंपल सा होता है, कुछ नहीं करना होता। उस केस में जो नंबर है उसको हम किससे माइनस करेंगे, b-1। ये बेस था ना, बेस -1, ये 4 डिजिट का नंबर था, बेस -1 करोगे तो 6 ही बचेगा और यहाँ भी मुझे 6 ही कॉम्प्लीमेंट चाहिए, वो ऑटोमेटिकली सेम आएगा। तो इसी वजह से चाहे आप डायरेक्टली कह दो ये, या आप कह दो कि बेस -1 की जो वैल्यू आ रही है अब मैं उसको ले रही हूँ और जो मेरे पास नंबर है 1543 दोनों को मैं माइनस कर रही हूँ, तो ये 3215 आ रहा है। तो 5123 आंसर आपका फोर्थ है, तो ये आपका आंसर है 5123। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन फॉर प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन फ्रॉम रनिंग स्टेट टू वेट स्टेट। दोबारा से क्वेश्चन पढ़ो, विच एंड वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन फॉर प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन। आपको पता है कि एक पूरा स्टेट ट्रांजिशन का डायग्राम है, जब आप प्रोसेस कंट्रोल समझते हो तो पहले ही आपको स्टेट बताई जाती है कि प्रोसेस कौन सी से करती है, न्यू पे होती है, फिर रेडी में आती है, फिर उसमें प्रोसेसिंग होती है, बीच में वेटिंग स्टेट पे भी जाती है और उसके बाद फाइनली आपका वो रन कर जाती है, एग्जीक्यूट हो जाती है फाइनल, ठीक है। तो वो बोलता है कि उस प्रोसेस स्टेट में वो कौन सी कंडीशन नहीं है जिसमें हम रनिंग स्टेट से वेट स्टेट में जाएंगे।
मतलब मेरा एक प्रोसेस रन कर रहा था, तो अगर मैं उसको वेट स्टेट में ले जाना चाह रही हूँ, तो कौन से वाला केस है जिसमें नहीं जाएंगे? तो पढ़ लेते हैं भाई। पहला केस कह रहा है, इफ अ प्रोसेस रिक्वेस्ट एन इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। भाई अगर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन लेंगे तो भाई तब तो जाना पड़ेगा वेटिंग में, क्योंकि जब तक इनपुट आउटपुट नहीं होगा आगे प्रोसेसिंग कैसे होगी? तो रनिंग से वेट में जाओगे ही जाओगे। इफ अ प्रोसेस वेट्स फॉर सम एक्शन परफॉर्म्ड बाय अनदर प्रोसेस, अब अगर एक और प्रोसेस आ गया, उस प्रोसेस को कोई काम करना जरूरी है, तो भाई तब भी वेटिंग में जाना पड़ेगा, जब तक वो काम नहीं करता तब तक मैं काम नहीं कर सकता। फोर्थ पे चलते हैं, इफ हायर प्रायोरिटी प्रोसेस अराइज, अगर एक हायर प्रायोरिटी का प्रोसेस आ जाता है तो वो तो हटा देगा इसको उसी टाइम, हायर प्रायोरिटी को हम पहले एग्जीक्यूट करते हैं, चल भाई उसमें भी हो जाएगा। तो फिर थर्ड ऑप्शन था फॉर लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस अराइज, तो अब क्योंकि लोअर प्रायोरिटी वाला है तो वो तो रुकेगा ही, तो उस केस में आप रनिंग से वेट स्टेट में नहीं जाओगे। तो वो जो नॉट अ कंडीशन पूछ रहा है वो है लो प्रायोरिटी। जब भी लो प्रायोरिटी का प्रोसेस आएगा उस केस के अंदर आप जो है रनिंग से वेट स्टेट में नहीं आएंगे, बाकी तीन के तीन केसेस में आप आएंगे। अगला क्वेश्चन बोलता है वो कंसिडर अ मेन मेमोरी विद 3 पेज फ्रेम्स इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ पेज रेफरेंस, व्हाट इज द नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स यूजिंग FIFO एल्गोरिथम। हम ये देख लेते हैं कि पेज रेफरेंस किस ऑर्डर में हो रही है, 342 391 6349। आपके जो पेज फ्रेम है वो कितने हैं, 3 है। अब आपको ऐसा क्वेश्चन है तो क्या क्या देखना है वो देख लेना। पेज फ्रेम कितने होते हैं वो याद रखने हैं, जो पेज का सीक्वेंस है वो याद मतलब देखना है, और कौन सी एल्गोरिदम यूज कर रहे हो। मैं कर रही हूँ फीफो, फीफो का मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो अब इसको आराम से करते हैं यहाँ पे। मैंने क्या बोला कि 3 पेज फ्रेम मेरे पास अलाउड है। वो नंबर ऑफ पेज फॉल्ट पूछ रहा है, इनिशियली मेमोरी है खाली, ऐसे समझ लो। तो सबसे पहले जब और जो मेरी रेफरेंस स्ट्रिंग है ना वो मैं नीचे लिख देती हूँ, 342 391 63493, यही थी। एक मिनट में चेक कर लूँ, सॉरी मैं भूल गई, लास्ट में 3 नहीं था, 342 391 6349, ठीक है। मैंने एक एक्स्ट्रा लिख दिया था, 342 391 6349, ठीक है। इनिशियली जो मेमोरी में 3 स्लॉट्स हैं, जो उसने हमें पेज फ्रेम दिए हैं उसका मतलब 3 स्लॉट है मेमोरी में, सीधी भाषा में। इनिशियली वो खाली है, तो जब 3 आया तो उसको तो नहीं मिला, तो मिस हुआ, एक पेज फॉल्ट हुआ, फिर लाना पड़ा उसको मेन मेमोरी से। फिर 4 आया, उसको भी मिस हुआ, फिर उसको डालना पड़ा। फिर 2 आया, 2 भी नहीं था तो भी मिस हो गया। फिर आया 3 अगेन, अब इस बार हिट हो गया। इस बार क्या हुआ आपका, हिट हो गया 1 2 3, ये नहीं है कुछ, सॉरी, ये 3 4 2 ही रहेगा, और हमने एच लिख दिया कि जब ये वाला 3 आया तो भाई हिट था, मिल रहा था, कोई इशू नहीं था। अब फिर 9 आया, अब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्या बोलती है कि जो बच सबसे पहले आया था वो निकलेगा, तो सबसे पहले तो 3 आया था हमारे पास तो उसको निकाल दो। अब यहाँ पे मिस हो गया अगेन, उसके बाद आया 1, अब उसके बाद 4 आया था तो इसको निकाल दो, यहाँ पे भी मिस हुआ था। फिर आया 6, उसके बाद 2 आया था ना, तो यहाँ पे 9 1 6, ये भी मिस हो गया। अब आया 3, अब सबसे पहले 9 आया था तो उसको हटा देंगे, यहाँ पे भी मिस हो गया। अब आया 4, अब 1 आया था तो उसको हटा दिया, और उसके बाद 9, तो 6 था जो सबसे लास्ट में था, तो 9, तो ये भी मिस हो गया। तो आपके टोटल में कितने मिस हुए, पेज फॉल्ट तो वही हुए ना जब आपको पेज नहीं मिला मेमोरी में और आपको उसको लाना पड़ा किसी सेकेंडरी मेमोरी या समवेयर से। तो 1 2 3, अभी तो हिट था तो हम इसको नहीं काउंट करेंगे, 4 5 6 7 8 9, तो कितने पेज फॉल्ट हुए आपकी, 9। रेफरेंस कितनी हुई मेमोरी को, 10, 10 बार उसने काम किया, लेकिन पेज फॉल्ट कितनी बार हुए, 9, यानी क्योंकि आपके 9 मिस हुए हैं और एक हिट हुआ है, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा आपका 9। अगला बोलता है
In the given sequential circuit, if the initial value of Q1 and Q0 is 0, 0, then what are the next three values of Q1 and Q0? ये आपका एक टी फ्लिप फ्लॉप है। टी फ्लिप फ्लॉप आपको पता है क्या करता है, टॉगल करता है। टॉगल कब करता है, जब भी उसकी अगर ये समझो, टी फ्लिप फ्लॉप आपका ऐसे काम करता है, अगर टी में आपने इनपुट दिया है 0 तो वो कुछ नहीं करेगा, अगर आपने 1 किया है तो वो आउटपुट को टॉगल कर देगा, उल्टा कर देगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? अगर इसकी इनिशियल वैल्यू 0 है तो ये कुछ नहीं करेगा आउटपुट को, अगर 1 है तो ये उसको टॉगल कर देगा। तो अब इसको मैं डिटेल में समझाऊंगी आपको एक मिनट में। तो स्टार्ट करते हैं ये वाला क्वेश्चन। देखो, मैंने आपको अभी क्या समझाया कि जब आपका टी फ्लिप फ्लॉप नेक्स्ट स्टेट पे कैसे वर्क करता है, अगर 0 है तो सेम आउटपुट रहता है, अगर 1 होता है उसको कॉम्प्लीमेंट कर देता है। ये चीज बताई थी, तो वो यही है। अब मान लो इसको हम फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, टी नॉट और इसका क्यू नॉट हो गया, ये हो गया आपका T1 मान लो, और इसका जो आउटपुट है Q1 हो गया। स्टार्टिंग में उन्होंने बोला कि जो पहली स्टेट है उस पे Q0 की वैल्यू भी 0 है और Q1 की भी 0 है। अब वो बोल रहा है कि अब आगे की फर्दर साइकिल्स में क्या Q1 और Q0 के पॉसिबल आंसर्स आएंगे मेरे पास, वही चाहिए मेरे को। ठीक है भाई, तो पहले ये समझो, सबसे पहले जब सर्किट स्टार्ट होगा तो हमारे पास किसकी, क्योंकि देखो मेरा ट्रूथ टेबल तो टी के अकॉर्डिंग चलता है, स्टेट चेंज यानी जो Q0 और Q1 की वैल्यू कैसे पता चलेंगी, जब मुझे टी की वैल्यू पता होगी, क्योंकि मेरी ट्रूथ टेबल यही कह रही है ना कि अगर टी 0 है तो पुराना आंसर ही चलने दो, अगर टी 1 है तो उस आंसर को उल्टा कर दो, यानी 0 का 1 या 1 का 0 कर दो। तो आपको इस डायग्राम को जब स्टार्टिंग में देखना है तो क्या देखना है, उसमें टी की वैल्यूज का आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले केस में ये देखो, एक लाइन जा रही है, कलर चेंज कर लेते हैं, एक लाइन जा रही है, वो लाइन 1 इस T0 को भी दे रही है और वो लाइन 1 इस T1 को भी दे रही है, यानी यहाँ पे भी 1 आ रहा है और यहाँ पे भी 1 आ रहा है। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे 1 है और प्रीवियस आउटपुट 0 था तो टॉगल हो जाएगा, 1 के केस में टॉगल करेगा ना, तो ये 1 हो गया, और यहाँ पे भी 1 था, प्रीवियस आउटपुट 0 था, तो आंसर क्या आया 1। तो पहला जो केस बना उसमें Q0 भी 1 Q1 भी 1, तो Q0 1 Q1 1, तो पहला आंसर क्या आ गया 1। अब आते हैं नेक्स्ट। अब जब ये हुआ तो अब आप यहां से देखो दूसरे केस में क्या हुआ, जब अगली बार रन करेगा तो इस टी फ्लिप फ्लॉप ने अब क्या किया, जो आपका Q0 में था आंसर वही किसको दे दिया था, इसको दे दिया था, इसकी क्लॉक पल्स तो ऑलवेज 1 जा रही है, लेकिन इसकी क्लॉक पल्स क्या हो रही है, वो फ्लक्चुएट कर रही है। मतलब अब पहले तो वो ऑन थी क्योंकि ठीक है, लेकिन अब वो क्या हो जाएगी, आपकी ऑफ हो जाएगी। तो हम क्या बोल रहे थे कि ये वाला जो है अब ट्रिगर नहीं होगा, वो समझते हैं कैसे नहीं होगा, मैं दोबारा से समझा देती हूँ। ये वाला फर्स्ट केस से इनिशियली आपने क्या लिया, मैं दोबारा से समझा रही हूँ, पहला केस भी ये आपको क्लियर होगा इन माय ओपिनियन, ये समझ में आ गया होगा कि टी नॉट मतलब इस फ्लिप फ्लॉप की, इस T1 मतलब इस फ्लिप फ्लॉप की, इसका जो आउटपुट है Q0 और इसका Q1, और जो ये है आपका 0 इसका प्रीवियस आउटपुट और ये इसका 0 प्रीवियस आउटपुट। बस यहीं तक समझते हैं और आगे कर लेते हैं, बहुत इजी सा केस है। और ये Q0 Q1 जो इनकी आगे की स्टेजेस आएंगी। सबसे पहले क्या हुआ कि जो ये आया, इसने टी को भी 1 दिया और इसने इस टी को भी 1 दिया, तो यहाँ पे वो 1 लिखा था और यहाँ पे वो 1 लिखा था। लेकिन समझिए आप इस चीज को कि जो आपका सेकंड फ्लिप फ्लॉप है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रीवियस यानी T0 वाले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो आप, मैं यहाँ लिख तो रही हूँ टी की वैल्यूज, लेकिन अब जब हम आउटपुट निकालेंगे तो हमें उसमें ध्यान रखना पड़ेगी एक चीज कि ये ऑन होगा या ऑफ होगा, क्योंकि अगर ये 0 दे देगा तो क्लॉक 0 हो गई तो फ्लिप फ्लॉप ऑन ही नहीं हुआ कभी। ये वाला केस था जो मैं डिस्कस करना चाह रही थी, और वो हमारे सेकंड में डिस्कस होगा, लेकिन मैं पहले ये बात क्लियर कर रही हूँ। टी की वैल्यूज तो सेट होगी, टी की जब वैल्यू पहले वाले के लिए सेट हुई तो 1 वो 1 है तो आउटपुट जो है वो टॉगल हो जाएगा, यहाँ 1 आया।
अब क्योंकि यहाँ 1 आया तो वो यहाँ पे भी 1 गया, जब वो यहाँ पे भी 1 गया तो इसका मतलब फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर हुआ, ऑन हुआ। जब फ्लिप फ्लॉप ऑन हुआ तो उसने देखा अरे भाई मेरे को तो यहाँ 1 मिल गया है, और जब इसको यहाँ पे 1 मिला तो प्रीवियस आउटपुट उसने रिवर्स कर दिया और आंसर यहाँ पे आ गया 1। तो पहला केस तो समझ में आ गया। दूसरे केस में आप क्या कर रहे हो, दूसरे केस के अंदर आपका क्या हो रहा है डियर, आप फिर से क्या करोगे, अब क्लॉक की पल्स यहाँ पे 1 आएगी आपकी, 1 आ गई आपकी, ठीक है। उसके बाद अब क्योंकि यहाँ पे 1 है तो आउटपुट प्रीवियस से टॉगल हो जाएगा, यहाँ पे 1 था तो यहाँ 0 बन गया, टॉगल कर दिया। अब क्योंकि अब यहाँ पे आउटपुट 0 आया, वो इसकी क्लॉक पल्स पे भी तो जाएगा, अब वो इसको ट्रिगर ही नहीं करेगा। इनपुट तो यहाँ से आपका दोबारा से 1 आया, लेकिन क्योंकि ये फ्लिप फ्लॉप कभी ऑन ही नहीं हुआ या इसने कभी एक्शन नहीं परफॉर्म नहीं करा, इस रीजन की वजह से जो प्रीवियस आउटपुट था वो सेम टू सेम उठ के आ गया। तो यानी यहाँ पे भी आपका क्या रहा, 1 1। उसके बाद क्या है, थर्ड केस में फिर से यहाँ पे इनपुट 1 आया, यानी यहाँ पे आपका क्या बन गया आंसर, 1 क्या हो 1 1 और क्या हो नॉट 0। तीसरे केस में टी आपका 1 हुआ, यहाँ पे भी टी 1 हो गया, हम साइड बाय साइड लिखते जाएंगे। उसके बाद जब यहाँ पे टी 1 हुआ तो ये फिर से इसको रिवर्स कर देगा, टॉगल कर देगा, तो यहाँ बन गया 1। अब क्योंकि अब ये 1 है तो यहाँ पे भी 1 जाएगा, अब इसको ऑन कर देगा, तो क्योंकि यहाँ पे अब 1 है, टी 1 है तो टॉगल कर देगा, तो ये 0 बन गया आउटपुट। तो यहाँ पे आपका 0 1 उठ के आ गया, और नेक्स्ट आपकी जो स्टेट जाएगी उसमें फिर से आपका टी फ्लिप फ्लॉप ऑन करा, लेकिन अब इसने क्या किया, पहले इस आउटपुट को रिवर्स कर दिया 0। तो एक तो आपका यहाँ पे 0 बना, लेकिन वो यहाँ पे 0 गया, ये कभी ऑन ही नहीं हुआ, तो इसका मतलब जो प्रीवियस आउटपुट था वही आपका उठ के आ जाएगा। तो अगेन आपके स्टेट में आ जाओगे 0 0 में। तो यानी जो आपकी इनिशियल स्टेट थी और वो आनी चाहिए थी, आपको पता ही है एक टाइम के बाद ये दोबारा से कंटिन्यूएशन में चलता है फ्लिप फ्लॉप। तो आपका जो आंसर बना वो 1 1 1 0 और 0 1 बन गया, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, क्वेश्चन ये बोलता है एक फ्री लिस्ट है, इट कंटेन्स 3 मेमोरी एरियाज ऑफ साइज 6B 15B एंड सॉरी KB। एक फ्री लिस्ट है, उसमें 3 मेमोरी एरियाज हैं, पहले का साइज 6KB है, दूसरा का 15KB है, लास्ट आपका 12KB है। द नेक्स्ट थ्री मेमोरी रिक्वेस्ट जो है वो आपकी 10KB 2KB एंड 14KB की है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी एलोकेशन जो है शुड बी यूज टू अकोमोडेट ऑल द 3 रिक्वेस्ट। कौन सी आप एलोकेशन मेमोरी एलोकेशन की स्ट्रैटेजी को यूज करेंगे ताकि आप तीनों रिक्वेस्ट को सर्व कर सकें। तो आपकी जो यहाँ पे है, यहाँ पे जो आपके ब्लॉक्स हैं, एक तो 6KB का है जो फ्री है, 15KB का फ्री है और 12KB का फ्री है। और जो मेरी रिक्वेस्ट है वो 10KB की है, 2KB की है और 14KB की है। तो ये समझो कि अगर मैं फर्स्ट फिट यूज करती हूँ तो फर्स्ट फिट बोलता है जो फर्स्ट मिले उसी में कर दो, इसमें तो जाएगा नहीं है, इसमें चला जाएगा फर्स्ट में। चलो ये रिक्वेस्ट सर्व हो गई। फिर 2KB इसमें चला जाएगा, जो 14KB है वो इसमें नहीं जा सकता ऑब्वियसली, तो फर्स्ट फिट तो कैंसिल हो गई। नेक्स्ट फिट उसका नेक्स्ट लेता रहेगा, नेक्स्ट फिट और फर्स्ट फिट साइमल्टेनियस चल लेती हैं तो वो उसमें नहीं चल पाएगा। अच्छा, वर्स्ट फिट बोलता है कि 10KB को 15 वाले में डाल दो और 2 वाले को 6 में डाल दो, जो सबसे बड़ा है 2 को 12 में भी डाल सकते हो। वर्स्ट फिट में होता है जो सबसे बड़ा है उसमें डाल दो, तो 2 को आप 12 में भी डाल सकते हो। तो फिर अगेन 14 को कैसे मैनेज करोगे, तो नॉट पॉसिबल। तो जो बेस्ट फिट बोलेगा वो क्या कहेगा कि भाई 2 को डालो 6 वाली में, 10 को डालो 12 वाली में और 14 को डालो 15 वाली में। तो तीनों की तीनों रिक्वेस्ट जो है वो आपकी उसी टाइम सर्व हो जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा वो आपके लिए बेस्ट फिट रहेगा। उसके बाद ये बोलता है व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 4589 इन बाइनरी कोडेड डेसिमल। बीसीडी के अंदर आपका क्या रहेगा रिप्रेजेंटेशन। बीसीडी बेसिकली आपका बाइनरी नंबर्स को ही रिप्रेजेंट करता है, हर एक डिजिट को। वो जो 1 to 4 वाला सिस्टम था ना, जिसकी हेल्प से बहुत इजीली बना लेते हैं, 4 डिजिट्स में आप अपना नंबर रिप्रेजेंट करते हो, तो वो जो है वो आपका बीसीडी फॉर्म है। मतलब अगर आप 1 लिख रहे हो तो 0001 ये आपका बीसीडी कोड है, यानी 1 के लिए आप 4 बाइनरी नंबर्स में आप इसको लिख सकते हो, ठीक है।
तो बहुत इजी है। 9 का रिप्रेजेंटेशन क्या रहेगा 1 2 4 8 के अकॉर्डिंग, ये रहेगा 1001। तो तो ये देखो थर्ड वाला आंसर 1001, ये 9 बन गया। फिर 8 होता तो 1000 होता, तो यहाँ पे 1000 हो गया। फिर 5 होता तो 101 और 0, तो 0101 होता, तो यहाँ से देखो 01015 बन गया। और 4 है तो 4 होता है आपका 0100, तो 0100 आपका ये 4 डिजिट्स होगी, तो ये 4 बन गया। तो आंसर 3 आपका क्या है, BCD कोड है। ठीक है, अगला आता है एक डिस्क सिस्टम है with 100 cylinders. The request to assess the cylinder occur in the following sequence: 34, 4, 7, 19, 10, 83, 2, 6, 20, 15. Assuming that the head is currently at cylinder 50, then what is this time taken to satisfy all the requests if it takes 1 second to move from one cylinder to another, and shortest seek time first policy is used, यानी SSTF आपकी पॉलिसी जो है वो यूज की गई है। इस क्वेश्चन में आपको करना क्या होता है, आपको जो भी ये नंबर्स दिए होते हैं ना, जिसमें भी आपको असेस करना है, सबसे पहले आपको इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में 2 6 20, देखो 34 है, फिर 4 है, फिर 7 है, फिर 19 है, 10 है, 83 है, 2 6 20 15। आपको ये सारे नंबर सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखने होते हैं। टाइम उसने बता दिया है, हर उसके लिए 1 सेकेंड लगेगा टू सेटिस्फाई रिक्वेस्ट, 1 सेकेंड टू मूव फ्रॉम वन सिलेंडर टू अनदर। ठीक है, और सिलेंडर 50 पे हमारा करंटली हेड है, और कितने सिलेंडर्स हैं आपकी इसमें, 100 सिलेंडर्स हैं। और SSTF की आपकी हमने पॉलिसी यूज करी है, तो देखते हैं कितने हमारा टाइम लगेगा। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं ये वाला क्वेश्चन। सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला कि आप इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो नंबर है क्या, 34, 4, 7, 19, 10, 83, 2, 6, 20 एंड 15, ये नंबर है ना। तो अगर मैं इनको नंबर वाइज लिखूं तो सबसे पहले तो 0 आएगा, 0 को हम लेते ही हैं। फिर 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा। चेंजिंग द कलर, मुझे दिख नहीं रहा। 7 आएगा, 7 के बाद कौन आएगा, 7 के बाद आएगा आपका 2 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 4 हो गया, इसका नंबर 10 आएगा। 10 के बाद 15, 15 के बाद आएगा 19, 19 के बाद 20, 20 के बाद इट विल बी 34। और क्योंकि आपका जो हेड 50 पे था तो हम वहां से स्टार्ट करेंगे, एंड आफ्टर दैट 83। 83 के बाद क्योंकि आपके 100 सिलेंडर्स और हमने 0 से स्टार्ट किया था, तो हम यहाँ पे 99 लिखेंगे। ठीक है, 50 था। अब सिंपल सा रहेगा, अगर हम उसको उस ऑर्डर में रखते हैं तो खिंच पिच डायग्राम बनता है। अब क्योंकि हमने पहले ही इसको असेंडिंग में कर लिया है, तो हमें फायदा क्या रहता है कि हमें पता है वो पहले इसी के पास जाएगा, क्योंकि जो मिनिमम डिस्टेंस होता है हमें वो लेना होता है, फिर वो इसके पास जाएगा, फिर इसके पास, फिर इसके पास, देन दिस, देन दिस, देन दिस, देन दिस। वंस इट कम टू 2, तो 2 के बाद वो सीधा किसके पास चला जाएगा, 83 के पास। अगर आप उसको नॉन कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में लिखते हैं उससे फर्क कुछ नहीं पड़ता, लेकिन फिर आपका जो डायग्राम होता है वो बहुत ज्यादा मेसी होता है, क्योंकि आपको यहाँ से फिर उधर जाते, फिर वापस आते, फिर उधर जाते, फिर वापस आते, तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसलिए हम इसको अरेंज कर लेते हैं और फिर हमारा बहुत ईजी रह जाता है।
अब क्योंकि हमें टाइम निकालना था, सीख तो हमने बना ली, सीख तो यही थी ना, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, सीख तो आ गई। अब टाइम के लिए पहले उसको 50 और 50 से 2 गया, यहाँ तक का डिस्टेंस उसने कवर किया, और उसके बाद 2 से लेके 83 तक का। तो ये कैलकुलेट कर लो, 50 माइनस 2 इज 48, 48 प्लस दिस इज 81, तो इसको ऐड करोगे तो ये बनेगा 9, 8, 9, 10, 11, 12, 129। तो टोटल जो उसको इतना टाइम लगा है वो है 129। अब क्योंकि उसने बोला ही था कि उसको हर एक उसमें कितना टाइम लग रहा था, 1 नैनो सेकंड या सेकंड जो भी था, आई डोंट रिमेम्बर द यूनिट, तो 1 थी वैल्यू वो वाली टाइम की, तो आपकी 129 ही क्या रह गया, नैनो सेकंड्स था शायद आपका आंसर आ गया। ठीक है, हाँ 1 सेकंड था, सॉरी, अगर उसने 1 सेकंड लिया एक सिलेंडर से दूसरे में मूव करने में, तो फिर उसका टाइम क्या रह गया, 129 सेकंड। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कोडिंग है, ये सिंपल सी है, वर्ड मेन 5 मिनट। तो अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द गिवन कोड। आपका जो गिवन कोड है उसमें क्या बोलता है, इंट ए इक्वल टू 3 बी, फिर एक पॉइंटर है और फिर डबल पॉइंटर है। देखो जो सिंपल पॉइंटर होता है वो एड्रेस रखता है किसी भी मेमोरी लोकेशन का, और जब आप ऐसे डबल पॉइंटर रिप्रेजेंटेशन कर देते हो इसका मतलब ये एड्रेस रखता है किसी पॉइंटर का। ठीक है, तो जब मैंने लिखा p इक्वल टू एम्परसेंड ए, तो उसने क्या किया, a का जो एड्रेस था वो उसने ले लिया, a के एड्रेस पे जो वैल्यू थी एम्परसेंड ए, उसके बाद क्यू के अंदर क्या आ गया, एम्परसेंड ऑफ p। तो क्या किया हमने, जो आपका p था उसके अंदर a का एड्रेस चला गया, a का कुछ भी एड्रेस रहा होगा वो p के अंदर चला गया, और क्यू के अंदर p का एड्रेस चला गया, तो p का जो भी एड्रेस रहा होगा वो क्यू के पास चला गया। फिर आपको पता है स्टार का दो काम होते हैं, तो ये वैल्यू ऑफ ऑपरेटर की तरह एक्ट करता है, और दूसरा ये पॉइंटर की नोटेशन के लिए एक्ट करता है। तो आगे जो हम कंप्यूटेशन करेंगे वहां पे ये किसका तरह काम करेगा, वैल्यू ऑफ ऑपरेटर की तरह। तो मैंने क्या लिखा, 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई का सिंबल है, स्टार स्टार क्यू, स्टार स्टार क्यू का मतलब क्यू, देखो जब मैंने इसको इसकी नोटेशन रिप्रेजेंट किया, डिक्लेयर किया, उस टाइम पे स्टार स्टार क्यू का मतलब था कि मैं एक पॉइंटर बना रही हूँ जो किसी पॉइंटर का एड्रेस रखेगा। लेकिन जब मैं इसको यहाँ पे यूज कर रही हूँ स्टार स्टार क्यू, तो इसका मतलब हो रहा है ये वैल्यू उठा रहा है कि वो जो क्यू था जिसके पास पी की लोकेशन थी, आप मुझे उसकी वैल्यू दे दो, लोकेशन के ऊपर जो डेटा पड़ा है उसकी वैल्यू दे दो। और उसी ढंग से जब मैं स्टार पी लिख रही हूँ तो इसका मतलब है कि पी के पास तो कुछ एड्रेस था, अब उस एड्रेस की मुझे वैल्यू दे दो। ठीक है, समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तो अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, तो इसमें आपका क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई स्टार ऑफ पी, जब स्टार ऑफ पी करा तो पी के अंदर क्या था, 3 था, पी के अंदर ए का एड्रेस था, और अब जब मैंने स्टार पी लिखा तो ये वैल्यू ऑफ ऑपरेटर की तरह एक्ट कर गया, और इसने क्या किया, 3 उठा लिया, तो यहाँ पे आपका 3 आ गया। अब यह स्टार स्टार क्यू, तो स्टार स्टार क्यू का मतलब क्या रहा आपका, स्टार स्टार क्यू, देखो क्यू के अंदर क्या है, पी की वैल्यू, ठीक है, पी का एड्रेस, पी के अंदर क्या है, ए का एड्रेस, तो क्यू के पास बेसिकली अब क्या आ रहा है, ए का एड्रेस, और जब मैं स्टार स्टार क्यू कर रही हूँ तो जो अब ए की एड्रेस पे जो वैल्यू है वो अगेन आपकी 3 ही है, तो वो उठ के आ गई। समझो इस चीज को, एम्परसेंड ऑपरेटर का काम होता है एड्रेस, और स्टार का मतलब होता है वैल्यू ऑफ ऑपरेटर। तो उसने पहले ए का एड्रेस उठाया था, पी में था, और पी का एड्रेस उठाया था वो क्यू में था। अब जब मैंने स्टार पी लिखा तो पी के पास जो एड्रेस है उसकी जो वैल्यू है, उसकी वैल्यू क्या है, 3, वो ये आई। फिर मैंने बोला क्यू, जो ये क्यू है, इस क्यू के पास क्या है, पी का एड्रेस, और एम्परसेंड ऑफ पी, ये समझो। अब यहां से क्या हो रहा है, मेरे पास किसका एड्रेस आ रहा है, ए का एड्रेस,
और ए के एड्रेस से मेरे पास, क्योंकि इसने वैल्यू निकाली है ना डबल स्टार क्योंकि यहाँ डबल एम्परसेंड है तो डबल स्टार, तो ये जब डिकोडिंग कर रहा है तो ये दोनों एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी है अभी उसको उठा रहा है, तो वो भी 3 को ही रेफर कर रही है, तो इसने उठा लिया 3 को। तो 3 + 3 6 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज 12। आंसर 2 होना चाहिए, 12। अगला क्वेश्चन आता है, the numbers are inserted in a given order in a binary search tree, what is the in order traversal? भाई वैसे तो आपको बता दें, हमेशा याद रखना जो इन ऑर्डर ट्रावर्सल होगी किसी भी बाइनरी सर्च ट्री की, ये ट्रिक क्या है ताकि आपको ये क्वेश्चन ही सॉल्व ना करना पड़े, हमेशा याद रखना एक इन ऑर्डर ट्रावर्सल जो आप करते हो एक बाइनरी सर्च ट्री की, वो हमेशा किस में होती है, असेंडिंग ऑर्डर में। क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री जो है वो मैथमेटिकली ये कहता है कि रूट जो है उसकी लेफ्ट साइड पे सारे उससे छोटे और राइट साइड पे सारे उससे बड़े, ठीक है। और इन ऑर्डर ट्रावर्स जब आप करते हो तो ये आपका जो आंसर आता है वो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में ही आता है। तो वैसे तो आपको नीड नहीं है ये करने की, लेकिन हम इस क्वेश्चन के लिए पहले ट्री बनाएंगे, बाइनरी सर्च ट्री। शॉर्टकट वो था जो मैंने बता दिया जिसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है एक्चुअल में जब आप पेपर दो, और पर वैसे हम देख लेते हैं कि होता कैसे है। तो वैल्यूज चेक कर लेती हूँ मैं एक बार, 70 है, 50 है, 10 है, 80 है, 30, 60, 100, 90, 40, 20, ठीक है। इसको हमने BST के अंदर डाला और हमें एक इन ऑर्डर ट्रावर्सल करनी है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, मैं मेरे पास वैल्यूज मैंने लिख ली है पेज पे, तो मैं वहीं से लिख रही हूँ, मैं यहाँ नहीं लिख रही हूँ क्योंकि इसमें बड़ा टाइम लगेगा। सबसे पहले आपके पास आता है 70, आपने 70 को यहाँ रख दिया, फिर आया 50, छोटा है तो यहाँ रख दिया, फिर आया 10, 10 था तो फिर यहाँ रख दिया, फिर आया 80, तो 80 आते ही वो इससे बड़ा है तो यहाँ हो गया, फिर 30, इससे छोटा है 30, 50 से भी छोटा है, तो फिर वो कहाँ पर आपका आएगा, 50 से छोटा है ना, तो 30 अब आपका यहाँ आ जाएगा, और जो आपका 10 था वो भी इसकी लेफ्ट साइड में आ गया, फिर आया आपका 60, 670 इससे 70 से छोटा था, 50 से बड़ा था तो इधर आ गया, फिर आपका 100, अच्छा 70 से बड़ा था तो इधर आया, 80 से भी बड़ा है तो इधर आ गया, फिर आया 90, 70 से बड़ा था, 80 से भी बड़ा था, 80 से बड़ा था, पर 100 से छोटा था तो इधर आ गया, और फिर 40 आया, अच्छा एक मैं एक चीज देखता हूँ, 70 आया था, फिर 50 आया था, फिर 10 आया था, मैंने यहाँ 10 लिखा था, फिर आपका 80 आ गया था, फिर 30 आया था, जब 30 आया था ना तो इस साइड पे कम ही आना चाहिए था, ठीक था ये, 900 से कम था, 90 हो गया, फिर आ रहा है 40, अब जब 40 आ रहा है तो वो आपका 50 से कम है, 40 ऑब्वियसली तो इस साइड जाएगा, अब यहाँ 30 है, 30 से बड़ा है तो यहाँ जाएगा, 20 आया, 30 से छोटा है, 10 से बड़ा है, थर्टी से छोटा है पर इससे बड़ा है, जब हम यहाँ सॉरी एवरीवन, आज मेरा दिमाग में ज़्यादा ही चल रहा है, वो एक एक पॉइंट पे गलत हो गई थी मैं। सबसे पहले आपका 70 आएगा, फिर 50 आएगा, फिर आपका 10, देखो जो
बड़ा है वो राइट हैंड साइड पे जो कम है वो लेफ्ट हैंड साइड पे। 80 आ रहा है तो 70 से बड़ा है राइट हैंड साइड पे। 30 में मैंने सोप कर दिया था, सोप नहीं करना था, मैं कुछ और कर रही थी वो। और 10 से 50 मैं हीप वाली प्रॉपर्टीज में चली गई थी, हम सिर्फ बाइनरी सर्च ट्री की रहेंगे प्रॉपर्टीज में। तो उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे क्योंकि कंफ्यूजन उनमें रहेगी जब आप हीप वाले क्वेश्चन करोगे। तो जैसे आज मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, आप भी होगे, क्योंकि हीप की प्रॉपर्टीज अलग हैं, बाइनरी हीप की अलग है, सिंपल हीप की अलग है, मेन मैक्स करने की अलग है। तो उनमें ये वाला चीज होगी जो मैं कर रही थी। तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी हमारी प्रॉब्लम ये वाली निकलेगी। बीएसटी बहुत सिंपल है, वो अच्छा है, कुछ दिमाग नहीं चलाना, मैंने चला दिया था। अब जब आप इसके पास 30 आए तो 50 से कम में 10 आया, 10 से ज्यादा है सिंपल राइट हैंड साइड पे। 60 आया भाई, 70 से कम में 50 से ज्यादा है राइट हैंड साइड पे। 100 आया, 70 से ज्यादा है, 80 से ज्यादा है तो राइट हैंड साइड पे। 90 आया, 80 से ज्यादा है, फिर 100 से कम है तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, एंड 40 आया, 40 कहाँ रहेगा, 50 से एक छोटा है 40। अभी 40 कहाँ जाएगा भाई, या तो 60 आ गया तो जाएगा नहीं। 10 पे आया, 10 से बड़ा है। 30 पे आया, 30 से भी बड़ा है। 40 यहाँ आ गया और आपका 20। 20 आएगा तो 20 कहाँ रहेगा, 10 से तो बड़ा था, 30 से कम था तो यहाँ पे ये आपका BST बनेगा। ठीक है, अब इसके अंदर हमें करना क्या था, हमें करना था हाँ, हमें क्या करना था, हाँ हमें इन ऑर्डर ट्रावर्सल निकालनी थी, सॉरी फ्रेंड्स। तो इन ऑर्डर ट्रावर्सल के लिए आप क्या करोगे, इन ऑर्डर क्या बोलता है भाई, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस अलग अलग जो कहीं सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे वो आपको करवाऊंगी, और इनकी प्रॉपर्टीज भी बहुत डेप्थ में जाएंगे। अब हमने एक छोटा सा ही टॉपिक लिया है। इन ऑर्डर में हम क्या करते हैं, लेफ्ट, रूट, राइट, ये लेते हैं ना, रूट बीच में आता है। इनका मतलब क्या होता है, देखो प्री का मतलब, पोस्ट का मतलब और इन, ये जो 3 वर्ड है, ऑर्डर तो सेम है, इन्हीं से कुछ पता चल रहा है। और ये किसकी आपको वो बता रहे हैं लोकेशन, ये लोकेशन बता रहे हैं आपको रूट की। इन ऑर्डर बोलता है बीच में, प्री मतलब पहले, रूट लेफ्ट राइट, पोस्ट बोलता है बाद में, मतलब रूट लास्ट में रहेगा, लेफ्ट राइट। तो ये ट्रावर्सल मेथड है। तो जब मुझे इन ऑर्डर निकालना है तो मेरा ये वाला निकलता है, लेफ्ट रूट राइट। ठीक है जी, तो हमने स्टार्ट किया कहाँ से, लेफ्ट मूव से। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले लेफ्ट में कौन है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये लेफ्ट में था ना, इसकी लेफ्ट में तो आगे कुछ भी नहीं है। अब आप कहोगे 20 से क्यों नहीं स्टार्ट हुआ, क्योंकि इसकी लेफ्ट में कुछ नहीं था, इसलिए नहीं कि मुझे आंसर याद था, इसलिए कि इसकी लेफ्ट में कुछ नहीं है तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया। उसके बाद तो यानी ये आ गया, लेफ्ट कुछ थी नहीं, रूट 10 बचा। अब आते हैं इसकी राइट पे, राइट सब ट्री ये वाला पोर्शन, राइट के अंदर ये रूट हुआ, ये लेफ्ट हुआ, ये राइट हुआ। तो लेफ्ट कौन हुआ 20, रूट कौन हुआ 30, राइट कौन हुआ 40। कवर हो गए। अब ऊपर चले गए, लेफ्ट तो अब इसका कवर हो चुका है तो रूट कौन है 50, लेफ्ट भी कवर, रूट भी कवर, राइट कौन है 60। अब ऊपर गए, अब इसका लेफ्ट ये सारा था, ये कवर हो चुका है तो रूट आ जाए 70। अब राइट पे है, अब राइट के अंदर सबसे पीछे चले जाओ, तो सबसे नीचे जाए तो लेफ्ट में आपका 90 बन रहा है। तो अब मेरे हिसाब से तो यहाँ 90, अब यहाँ देखते हैं 80 आया। अब ये 80 का राइट है, 80 का लेफ्ट कुछ नहीं है, फिर से वही बात, 80 का लेफ्ट कुछ नहीं है, इसलिए अब यहाँ पे आपका 80 बनेगा। ये 80 के बाद अब इसके राइट में गए तो राइट में ये रूट और इसका लेफ्ट, तो लेफ्ट 90 और फिर ये रूट यहाँ पे 100। और ये था आपका दिमाग खोलने वाला क्वेश्चन, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा। जितने भी बीएसटी के मैंने और एग्जाम्पल देखे थे बहुत इजी थे, ये वाला सबसे घटिया केस है जिसके अंदर आप ये वाला केस भूल जाते हो। और ये मुझे क्यों याद है, यस मेरे माइंड में ये चीज बहुत अच्छे से डिफाइंड है कि इन ऑर्डर ट्रावर्सल में आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही, बीएसटी के केस में, बीएसटी के केस में हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही आपको आंसर मिलने वाला है, इसलिए मुझे आंसर
ध्यान था। लेकिन अगर अगर आपको वो थोड़ा-सा भी हिंट है तो नाउ यू हैव गॉट एन आइडिया कि आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग 20 और 90 से ना करके हम क्यों 10 और 80 से कर रहे हैं। ठीक है? अब लास्ट क्वेश्चन है जी, जल्दी से करते हैं और खत्म करते हैं आज की वीडियो। टाइम ज़्यादा लग गया है मेरे से, जो मैंने नहीं सोचा था, यस लग गया। लास्ट एक्चुअल में एक फिर से फॉर्मूला है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट बाइनरी सर्च ट्री पॉसिबल विद n डिस्टिंक्ट कीज। ये क्वेश्चन नहीं है कोई, ये एक्चुअली मेरे को कोई फॉर्मूला दिख गया था तो मुझे लगा मैं आपको दिखा दूं। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉसिबल बाइनरी सर्च ट्रीज पॉसिबल विद n डिस्टिंक्ट कीज। कीज का मतलब है एबीसी, जो आप जिनसे आप बाइनरी सर्च ट्री बना लेते हो। ठीक है, मान लो अगर वो n है, a है, b है, या a b के साथ c है, जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऐसे वाले बनते थे ना आपके ट्री के, ए बी सी है तो ए, यहाँ बी, यहाँ सी हो गया। स्क्यू में ले लो ए बी सी, फिर ए बी सी, फिर यहाँ पे ए बी सी, या ए बी सी। इस ढंग के जो आप पॉसिबल केसेस बना सकते हो। तो ये जो ए बी सी है यहाँ पे कीज है, तो मैं बोल रही हूँ अगर आपके पास एन कीज है तो कितने आप ऐसे बाइनरी सर्च ट्री बना सकते हो, उसका एक फॉर्मूला होता है। और वो फॉर्मूला ये है, एंड ये आपको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन आता है। फॉर्मूला रेयरली पूछा जाता है बट क्वेश्चन ज्यादा आता है। फॉर्मूला क्या है, 2NCN यानी कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, डिवाइडेड बाय n+1। तो आई वुड सजेस्ट किया कि फॉर्मूला याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं रखा मैंने, वीडियो पहले बहुत ज्यादा लंबी हो गई है, बट ये एक्चुअल में एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 2NCN n+1। तो मतलब जितनी कीज होंगी उससे कितने आप बाइनरी सर्च ट्रीज के केसेस सोच सकते हो, वो अब 2 की पावर n नहीं होते, जो मैं आपसे कहना चाह रही हूँ। अब तक जितने मैंने आपको कॉम्बिनेशंस के, वो आपकी एड्रेस और लोकेशन वाले केस होते हैं कि इतने बिट ऑफ डेटा डाल रहे हैं तो कितने पॉसिबल हो गए, वो केस होते हैं। लेकिन अगर बीएसटी बतानी है जब एन कीज है तो 2NCN n+1। तो क्लास, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसमें जितने भी क्वेश्चंस कवर्ड है वो स्टैंडर्ड एग्जाम्स के हैं, चाहे वो गेट, DSSB, KVS, और आपका जो ये वाला था एक इसरो का, ये सारो, ये इनके जो एग्जाम्स है मैंने उनके क्वेश्चंस उठाए हैं, कोई छोटू मोटू क्वेश्चंस नहीं उठाए हैं। आप अपना प्रीवियस ईयर्स देख सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड के सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स है और डीप कॉन्सेप्ट जो होते हैं उनको इंक्लूड कर रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है डियर तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ऑल्सो आई एम रियली सॉरी, आज थोड़ा सा मैंने ज़्यादा लंबी कर दिया, थोड़ा सा मैं अटक भी गई थी, बट नेक्स्ट टाइम से आई ट्राई कि आपकी वीडियो जो है जल्दी जल्दी बना दूँ। ठीक है, ओके, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट गाइस एंड बाय बाय।